हेलो दोस्तों, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपीएससी GS1 2018 के पेपर को देखेंगे। और जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 40 तक देख चुके थे तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से देखेंगे। तो आपका 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का। अगर आप 100 प्लस स्कोर करते हैं तो आपका स्कोर श्योर शॉर्ट हो जाता है, आपका रैंकिंग आ जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 41 का स्टेटमेंट करा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी instituted against the governor of a state in any court during his term of office। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि आपका कोई भी क्रिमिनल आपका प्रोसीजर नहीं होगा जब वो आपके ऑफिस में रहते हैं। सेकंड है, द इमोल्वमेंट एंड अलाउंस ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि उनके आप अगर इमोल्वमेंट को डिडक्ट करते हो तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपका गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करे, तो इसी के लिए गवर्नमेंट ना रेगुलेट करे, इसीलिए आपका इमोल्वमेंट और अलाउंस को डिडक्ट नहीं किया जाता है। तो इस सब हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, सी। तो इसका जस्टिफिकेशन देखते हैं। आर्टिकल 361 जो बताता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग व्हाटसोएवर शैल बी इंस्टीट्यूटेड या कंटिन्यू अगेंस्ट द प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग ही टर्म ऑफ ऑफिस। अब जो आर्टिकल 158 बताता है कंडीशंस ऑफ गवर्नर ऑफ ऑफिस, द इमोल्वमेंट एंड अलाउंस ऑफ द गवर्नर शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, क्योंकि उनके आपका प्रोटेक्शन के लिए वो स्वतंत्र होकर आपका कोई भी डिसीजन ले सके। नहीं तो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट अगर रेगुलेट ज़्यादा करेगा, इमोल्वमेंट आपका डेडिकेट मतलब डिक्रीज कर दिया या आपका मिटिगेट कर दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, वो दूसरे के कंट्रोल में आ जाएंगे। सो गवर्नर शुड बी टेक डिसीजन इंडिपेंडेंस, इसलिए उनका डिडक्ट नहीं किया जाता है ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। फिर बजट उसमें आया था इसीलिए कि सैलरी इमोल्वमेंट बढ़ाने के लिए, तो इसलिए पीछे आपका करंट बेस पे क्वेश्चन पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, द वेल नोन पेंटिंग बनी थनी बिलोंग्स टू। तो ये जो आपका किशनगंज स्कूल के लिए बिलोंग करता है। बनी थनी इज एन इंडियन मिनिएचर पेंटिंग पेंटेड बाय निहाल चंद फ्रॉम मारवाड़ स्कूल ऑफ किशनगंज। It portrays a woman who is elegant and graceful. The painting subject Bani Thani was an ancient and poet in Kishanganj in his time of King Shawan Singh 1748 से 1764। अब वहाँ पे वो क्या होता है कि she has been compared to Mona Lisa inspired by Radha। और वहाँ पे क्या होता है, बनी थनी is characterized by idealized distinct features such as arch eyebrow, फिर आपका वहाँ पे लोटस लाइक, elongated eye and pointed chin। The painting was featured in an Indian stamp issue in 1973 में आपका मिला था। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। काफी जो क्वेश्चन काफी करंट अफेयर में भी आपका बना हुआ था। इसमें था कि व्हाट इज टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस हैड समटाइम्स सीन इन न्यूज। तो ये आपका अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम था। काफी इजी क्वेश्चन यूपीएससी ने वो करंट अफेयर में पूछा था। तो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थैड फॉर्मली जो होता है 3 हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस इज एन अमेरिकन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो होता है डिजाइन टू शूट डाउन शॉर्ट मीडियम एंड इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इन देयर टर्मिनल फेज। और वहाँ पे क्या होता है कि बाई इंटरसेप्टिंग विथ अ हीट टू किल अप्रोच, मतलब कि वहाँ पे आपका हिट करके जो भी रहेगा आपको एंटी मिसाइल है तो वहाँ पे किल कर देगा। थैट वाज डेवलप्ड आफ्टर द एक्सपीरियंस ऑफ इराक स्कर्ट मिसाइल अटैक ड्यूरिंग द गल्फ वॉर इन 1991। फिर वो यहाँ पे कि द थैट इंसेप्टर कैरीज नो वॉरहेड बट रिलीज ऑन इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इम्पैक्ट टू डिस्ट्रॉय विद द अपकमिंग इनकमिंग मिसाइल। तो जो इनकमिंग मिसाइल रहेगा उसको क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करके आपका और इसको किल कर देगा या डिस्ट्रॉय कर देगा। द काइनेटिक एनर्जी हीट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ द एक्सप्लोडिंग कन्वेंशनल वारहेड बैलिस्टिक मिसाइल एंड द वारहेड ऑफ द न्यूक्लियर टिप्ड बैलिस्टिक मिसाइल विल नॉट बी elongated ऑन काइनेटिक एनर्जी हीट। तो वहाँ पे आपका किल करके आपका एंटी बैलिस्टिक मिसाइल उसको रिमूव कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे है विथ
reference to cultural history of India, consider the following statement. Most of the Tyagaraja Kriti are devotional song in praise of Lord Krishna. तो ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि आपका कृष्णा के बारे में था, विष्णु भगवान के बारे में था, तो यहाँ पे इसका इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखें, त्यागराजा क्रिएटेड सेवरल न्यू रागा। तो अब देखिए तो जनरल स्टेटमेंट होगा, कोई भी आएंगे आपके अगर लिख रहे हैं कोई भी सॉन्ग तो वो न्यू रागा तो क्रिएट करते हैं, तो इसलिए जनरल स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होता है। अब है अन्नामाचार्य एंड त्यागराजा और कंटेम्परेरी, मतलब एक समकालीन थे, तो ये गलत स्टेटमेंट है, दोनों समकालीन नहीं थे। फिर है अन्नामाचार्य कीर्तना और डिवोशनल सॉन्ग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर, तो सही स्टेटमेंट है, तो इस हम लोग का आंसर आ जाता है बी 2 और 4। देखें तलपक अन्नमाचार्य या अन्नमया was a 15th century Hindu saint and is the earliest known Indian musician to compose song called Sankirtana in praise of Lord God Venkateshwara, a form of Vishnu। ऐसा स्टेटमेंट 1 जो होता है इनकरेक्ट कर दिया, हमने पहले बोला था कि किसके लिए था, विष्णु के लिए, विष्णु भगवान के लिए। फिर जो है आपका सेकंड स्टेटमेंट, त्यागराजा took music training from Sonti Venkataramayan, but that did not stop him from taking musical inspiration from various earlier poets। फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें he was an ardent devotee of Lord Rama, त्यागराजा जो है अपने लॉर्ड रामा के डिवोटी, लॉर्ड राम भगवान के। फिर देखते हैं इन दिस हिज प्रेज एंड ऑनर ही रोट numerous musical opera and about 24,000 songs, a claim that has been speculated among music historian। तो वहाँ पे आपका न्यू रागा बनता है। त्यागराजा was born on 14 May 1767 in the village of Thiruvayur in the Thanjavur district of Tamil Nadu, whereas तलपक्का अन्नमाचार्य या अन्नमया 20 मई 1408। तो देख सकते हो एक तो 18th सेंचुरी में बॉर्न हुए और एक आपका 15th सेंचुरी में कर सकते हो बॉर्न हुए हैं। तो बाद जब 15th सेंचुरी इंडियन, तो आपका डिफरेंस आ जाता है 2 आपका सेंचुरी का, इसीलिए आप कंटेम्परेरी नहीं कर सकते हो। फिर फोर्थ स्टेटमेंट जो आपका तलपक्का अन्नमाचार्य या अन्नमया 22 मई 1408 और 4 अप्रैल 1508 was a 15th century Hindu saint and is the earliest known Indian musician to compose song called Sankirtana in praise of the god Venkateshwara, a form of Vishnu। hence statement 4 is आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, which of the following regarded as the maintenance of the rule of law, इसमें से कौन सा आपका रूल ऑफ लॉ को बारे में बताता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ पावर, तो पावर का तो लिमिटेशन करेगा ही, रूल है भैया, लॉ बनाया है तो आपका पावर लिमिटेशन करेगा। फिर है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो लॉ आपका क्या करेगा, सबको जो भी सिटीजन रहेंगे वहाँ का कि सबको समान अधिकार मिले, तो इक्वालिटी भी करेगा। अभी है पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट। अब यहाँ पे देखिए ये जस्ट रिवर्स कर दिया गया, पीपल का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए था, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए पीपल के लिए। फिर आपका लिबर्टी एंड सिविल राइट, तो रूल ऑफ लॉ में ये होनी चाहिए लिबर्टी। अब ऐसा तेरी को एलिमिनेट कर सकते हो, ये आपका गलत हो गया, तो आपका जितने भी 3 ऑप्शन है उसको आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, तो आप एलिमिनेट कर दो और 1 आपका सही है, तो इस हिसाब से हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ, लिमिटेशन ऑफ पावर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लिबर्टी एंड सिविल राइट। तो हम लोग का सी आंसर जो है आपका करेक्ट आ जाता है, यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं रूल ऑफ लॉ जो है इंडिकेट करता है अब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, मतलब कोई भी आर्बिट्ररी पावर वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और फिर है प्राइमरी ऑफ इंडिविजुअल राइट, और जो 3 रॉन्ग हुआ था क्योंकि गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे,
तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। मतलब इसमें से कौन सा है जो लीगल टेंडर मनी को आपका डिस्क्राइब करता है। द मनी विच इज टेंडर इन कोर्स ऑफ लॉ डिफरे ऑफ फी ऑफ लीगल केसेस। ऐसा थोड़ी होता है कि आप उसके लिए कोर्ट में जाइए और आपका डिफरे इन एनी मतलब उसका फी के लिए बोलिए। अब यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट, द मनी विच इज अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तो ये सही स्टेटमेंट है। अगर किस आपका मनी लेते हैं तो वो कंपल्सन आपका सेटलमेंट होना चाहिए। अगर आप 100 रुपया गवर्नमेंट आपको दे रही है या किसी पब्लिक से ले रहे हो या बैंक आपको दे रहे तो कंपल्सन नहीं हो रहा है। क्या बोलता है, मैं धारक को 10 रुपया देने का वादा करता हूँ, तो वचन देता हूँ। मतलब वो एक कंपल्सन है कि उसके बदले आप उसी मूल्य का दूसरे सामान ले सकते हैं। बस थर्ड स्टेटमेंट है, द बैंक मनी इन फॉर्म चेक बिल। तो ऐसा नहीं है, द बैंक मनी फॉर्म चेक ड्राफ्ट बिल, क्योंकि आपको लीगल टेंडर मनी के बता बोल रहा है, तो वो ऐसा नहीं कि बैंक आपका किसी फॉर्म में दे। मेटालिक मनी सर्कुलेशन, मेटालिक मनी को जगह में पेपर भी होता है, डिजिटल भी हो सकता है, मनी मनी है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे आपका बोला जा रहा है, इफ अ commodity is provided free to public by the government of India, then तो ऐसा जैसे कि हम लोग के मन में आते रहता है कि कोई भी चीज तो फ्री होता नहीं एक्चुअल में, तो कहीं ना कहीं से तो अगर कोई किसी को दे रहा है तो दूसरे सोर्सेस से वो आपको ले लेता है। तो यही यहाँ पे भी, इफ commodity is provided free to the public by the government, then opportunity cost is zero। ऐसा आपका नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे है सी स्टेटमेंट, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू टैक्स पेयर पब्लिक। तो सही स्टेटमेंट है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है वो ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम कंज्यूमर टू द प्रोडक्ट ऑफ द टैक्स पेयर पब्लिक। मतलब टैक्स पेयर ही जो सिटीजन रहेंगे वही उस पैसे को पे करें। तो कोई भी चीज नथिंग इज फ्री, जस्ट इट इज जस्ट शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। फिर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर फ्रॉम कंज्यूमर टू द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट। क्यों देगी भैया, गवर्नमेंट तो एक्सेप्ट करेगी ना, गवर्नमेंट पैसे लेगी तभी तो काम करेगा, तभी तो आपका सिक्योरिटी इतना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जितना भी है, डिजिटलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए पैसे ही तो चाहिए। तो गवर्नमेंट पहले टैक्स पेयर से लेगी तभी तो टैक्स पेयर ही अल्टीमेटली हैज टू गिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डू नॉट cannot a higher level of economic development if। तो यह क्या कहता है कि इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपका अगर डू नॉट कैंडिडेट हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो किस चीज के बारे में बताएगा, इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल टू कीप पेस एग्रीकल्चरल आउटपुट। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल हो गया, एग्रीकल्चर आउटपुट फेल, एग्रीकल्चर टू कीप पेस विद इंडस्ट्रियल आउटपुट। तो ये जस्ट वाइस वर्सा है, तो दोनों से कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, ये सही है। इंक्रीज इन एब्सोल्यूट पर कैपिटा, आपका पर कैपिटा बढ़ रहा है, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें से पर जरूरी नहीं कि वहाँ पे इसके बारे में बताया है कि वहाँ पे कितना गरीबी है या अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल आउटपुट आपका जो होता है चेंज होगा। तो ये बता रहा है कि किस रेट से फेस हो रहा है, तो इस चीज को वो नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे है कि आपका पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज बोल रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो पॉवर्टी वहाँ पे इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, क्योंकि वो उस चीज को कंसिडर नहीं कर रहा। फिर है इम्पोर्ट्स फास्टर देन इम्पोर्ट्स। तो अभी ये तो नहीं बोल रहा ना कि यहाँ पे क्या है जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब हमारा जो है ये तो अगर बढ़ रहा है तो हमारा जरूरी थोड़ी है कि हमारा इंपोर्ट ग्रो होगा, एक्सपोर्ट ही ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा, कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं इकोनॉमिक, और पहले का जो एक्सप्लेनेशन था अपॉर्चुनिटी का रिप्रेजेंट द बेनिफिट ऑफ द इंडिविजुअल इन्वेस्टर या बिजनेस मिसेस आउट व्हेन चूजिंग वन अल्टरनेटिव और अनदर। तो ये 47 का था। और जो 48 क्वेश्चन है उसका है कि इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट नेसेसरी कैन नॉट
इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, जरूरी थोड़ी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही हो जाए। ग्रोथ इज जस्ट लाइक चेंज, आप 0 से +1 जा रहे हो तब का ग्रोथ हो रहा है, बट उसका जरूरी नहीं कि डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट मतलब विकास, आप कितना शहर का विकास किए, विच इज अ होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द वेल बीइंग ऑफ द पॉपुलेशन रेदर देन ओनली इंक्रीज्ड इनकम। मतलब सिंगल का भी बढ़ गया तो ऐसा नहीं है, पब्लिक का तो बढ़ना चाहिए ना। एज द क्वेश्चन जो होता है आपको क्लियरली बोल रहा है, तो हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ को कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और द कंसेप्ट बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस विच इनेबल। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, अगर ह्यूमन कैपिटल हमारा बढ़ा रहे हैं, मतलब कि ह्यूमन का आपका इंटेलेक्चुअल बढ़ा रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या, ह्यूमन का इंटेलेक्चुअल एज अ कंसेप्ट इज अ बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस विच इनेबल। इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपको जस्टिफाई कर रहा है? तो वन देखते हैं, इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री टू अकोमुलेट मोर कैपिटल। तो पहले ही हमने बोला कैपिटल नहीं, नॉलेज बढ़ाना है, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा है इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल लेवल एंड कैपेसिटी ऑफ द पब्लिक, मतलब पीपल ऑफ द कंट्री। तो ऐसे स्टेटमेंट है, पहले ही बोल रहे थे कि नॉलेज आपका बढ़ाना है, इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल लेवल एंड कैपेसिटी ऑफ द पीपल ऑफ कंट्री। अकोमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ, तो आपका टेंजिबल नहीं इनटेंजिबल वेल्थ होना चाहिए। इस हिसाब से हम लोग का आंसर आ जाएगा सी 2 और 4। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, दिस इज अ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन रिप्रेजेंटेटिंग फिजिकल कैपिटल। मतलब जो पहला स्टेटमेंट है इंडिविजुअल ऑफ कैपिटल बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल बढ़ा ना, तो उसको जीसीएफ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बोलेंगे। दूसरा है अकॉर्डिंग टू ओईसीडी ह्यूमन कैपिटल इज डिफाइंड एज द नॉलेज स्किल कॉम्पिटेंसी एंड अदर एट्रीब्यूट्स embodied in individual या groups of individual acquired during their life and used to produce goods services या आइडिया इन मार्केट सर्कमस्टांसेस। अब आपका स्टेटमेंट जो थर्ड है, टेंजिबल कैपिटल ऑल्सो होता है, वो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में ही आता है, इन्वॉल्व्स लार्जली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट। तो आपका क्या आ जाएगा, टेंजिबल मतलब कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। और इनटेंजिबल वेल्थ ऑफ अ नेशन comprise the skill population human resource based culture arts, आपका इंटेंजिबल इसलिए आता है। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपका डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इन आउटपुट ड्यू टू वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इलिटरेसी ये भी जरूरी नहीं है, हाई पॉपुलेशन। अब देखो आप कोई भी चीज बढ़ा दो तो सेविंग करो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दो, तो कहीं ना कहीं अगर आप पॉपुलेशन बढ़ा दोगे तो सबको क्या करेगा, मिटिगेट कर देगा। कोई बड़ा डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज, कैपिटल फॉर्मेशन आपका इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन ज्यादा है। हाई कैपिटल आउटपुट तो हम लोग देखते हैं आंसर को। तो यहाँ पे जो बोल रहा था ये आपका मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज आउटपुट ड्यू टू, ये आपका बताएगा हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो के बारे में। यहाँ से आपका डी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग जस्टिफाई करते हैं कि हम लोग का क्या है डेफिनेशन। कैपिटल आउटपुट रेशियो कोड बेसिकली इंडिकेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। अभी इसको एग्जांपल के साथ देखेंगे, तो यहाँ पे है फॉर एग्जांपल 5 यूनिट ऑफ कैपिटल मशीनरी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ इंस्टेड ऑफ आइडियल रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिट्स 2। अब यहाँ पे देखा है कॉर इज हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो डिस्पाइट सेविंग हाई एंड जनरेटिंग इनफ कैपिटल our output may not grow significantly because core is high, this is because may poor technology or poor management। तो ये बता रहा है कि डिस्पाइट हाई सेविंग इकोनॉमी कर रहे हैं आप, आपका सेविंग इकोनॉमी में ज़्यादा है, तो आपका may not significant increasing output because आपने स्किल बनाया ही नहीं, आपने स्किल बनाया नहीं कुछ। कैपिटल आउटपुट रेशियो कॉर जो आपका बता रहा है बेसिकली इंडिकेट अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। तो ये बताया कि आपका जी मतलब ग्रो, सी मतलब कि आइकोर या इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशन
and S is saving. So clearly high saving growth या output may remain low because high capital output ratio. वही बता रहा है कि अगर कैपिटल हाई आउटपुट रेशियो है, मतलब कैपिटल लगा रहे हैं और आपका आउटपुट उतना है ही नहीं, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, तो वही बता रहा है कि सेविंग से करने से भी आपका ग्रोथ नहीं होगा, सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं होगा, आपका हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, आपने स्किल पे ध्यान नहीं दिया. सो हैव टू फोकस ऑन स्किल. तो हम दीज आर द क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं. रेफरेंस यूपीएससी. थैंक यू दोस्तों. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन. और आपका कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम लोग आपके क्वेरी को आंसर करेंगे. थैंक यू दोस्तों.